Hello everybody and welcome back to my channel again. Today in this video I'll be continuing journal pathology synopsis, and this is the fourth video, and in this video I'll be talking about neoplasia. So पुरानी वीडियो में हमने हिस्टीमिया, इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें पढ़ी थी. अभी हम आगे ट्यूमर्स इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है न्यूप्लेजिया की, कौन सा ट्यूमर कैसे होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें याद करने की रहती हैं, तो वो सब देखने वाले हैं. One line for those who are new on my channel. This channel is for those who want to get a deep insight meaning of dentistry, want to know the subjects clearly, and want to give higher exams. So they can subscribe to my channel, as well as you can recommend it to your friends and your families like who are into dentistry, so that they can learn more. Okay, so let's get started talking about neoplasia. So what is neoplasia? Basically a mass of tissue formed as a result of abnormal, excessive and unconditioned, uncoordinated and पर्पसलेस पॉलीफ्रेशन. मतलब क्या होता है, जब कोई सेल्स या फिर एक सेल की बात कर सकते हैं. तो नॉर्मली एक सेल होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो डिवाइड करता है, उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है. या एक फिक्स टाइप होता है कि जैसे एक सेल इतने सेल बनाएगा, इतनी ही 4 या 5 बार डिवाइड होने की कैपेसिटी ही होती है, बस इतना ही होता है. सो दैट इज़ अ नॉर्मल सेल डिविजन्स. बट अगर हम कैंसरस सेल की बात करें तो वहाँ पे अब नॉर्मल सेल होती है. एक सेल डिवाइड होता ही रहता है, बनाता ही रहता है बहुत और बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की. तो ये जो मास होता है टिश्यू का, जो कि अब नॉर्मल ग्रोथ, एक्सेसिव और अनकोऑर्डिनेटेड और पर्पसलेस ग्रोथ से जो बनता है, दैट इज़ न्यूप्लेजिया. तो न्यूप्लेजिया इज़ नथिंग, मतलब बहुत सारा कोई टिश्यू में ग्रोथ हो जाना, एबनॉर्मल ग्रोथ जिसका कोई काम नहीं है, दैट इज़ न्यूप्लेजिया. उसका बाद बात करते हैं हम आगे जाके कुछ टर्म्स की, कुछ डेफिनेशंस की जो आपको पता होना चाहिए. डिस्प्लेजिया क्या होता है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, तो ये सब डिस्कस कर लेते हैं. डिस्प्लेजिया का क्या मतलब होता है? डिसऑर्डर इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिज्म. मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हम एक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, कोई भी एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली सेल्स इस हिसाब से रहते हैं कि नीचे कॉलमनर सेल्स होते हैं, उसके बाद क्यूबॉइडल सेल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर स्क्वेमस सेल्स आ जाते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ऐसा हो रहता है हमारे पास. लेकिन अगर हम इसी में ही ये देखें कि अगर मान लो इसी एपिथेलियम में एक जगह पे डिसओरिएंटेड ग्रोथ होगी, तो उसमें क्या होगा, कोई ओरिएंटेशन नहीं है. हो सकता है ऊपर कोई और सेल हो, नीचे कोई और सेल हो, मतलब जो ऑर्डर होना चाहिए था सेल्स का वो नहीं है. जैसे कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, पहले डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है. दैट इज़ डिस्प्लेजिया. तो वन वर्ड में आपको याद रखना है, दैट इज़ डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज़ मेटाप्लेजिया. मेटाप्लेजिया का क्या मतलब होता है, एक कोई सेल टाइप थी, मान लो कॉलमनार सेल्स थे कहीं पे, और कॉलमनार सेल्स एक जगह पे कॉलमनार सेल्स थे, तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद वो कॉलमनार सेल्स शेड हो गए और वहाँ पे स्क्वेमस सेल आ गया या कुछ और आ गया. तो ये जब एक एडल्ट सेल टाइप चेंज हो जाती है दूसरी सेल टाइप में, तो दैट इज़ मेटाप्लेजिया. दिस इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू सेल टाइप इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन. पुरानी की जगह नई आ गई, अलग टाइप की, दैट इज़ मेटाप्लेजिया. एनाप्लेजिया का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछेंगे. एनाप्लेजिया इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन. नाउ व्हाट द वर्ड डिफ्रेंसिएशन मीन्स. डिफ्रेंसिएशन बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा. वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है. डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि लेट मी टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल. जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो पहाड़ हैं, पहाड़ों पे कुछ लोग रहते हैं जिनको पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि एक पेरेंट है, 2 पेरेंट्स हैं, उनके फिर जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे, पहाड़ी कहलाएंगे. तो ये जो बच्चा है इसकी सिमिलैरिटी है अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन.
लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है, अगर ये बच्चा अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दे, ठीक है, पहाड़ी जैसा ना लगे, अपना सब कपड़े वपड़े सब चीज़ें, खाने का ढंग सब कुछ बदल जाए, बिल्कुल एक साउथ इंडियन लोगों की तरह बिहेव करे, वैसे ही बोलने लग जाए, तो ये क्या होगा, इस बच्चे में और इन पेरेंट्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो दैट इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इस बच्चे में जो कि बिल्कुल साउथ इंडियन जैसा बिहेव कर रहा है, अपने जो नॉर्थ इंडियन पेरेंट्स की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा, तो ये जो डिफरेंस आ गया दोनों में, दिस इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन ट्यूमर्स एंड इन कैंसर्स, कि जो नया टिश्यू बनता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई एक टिश्यू की, मान लो एक जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, एक जगह पे नॉर्मल है, तो ये जो ग्रोथ हो गई टिश्यू की, ये इन से रिजेंबल ही नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ यूज्ड टू बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम। हेमाटोमास क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हेमाटोमास का क्या मतलब होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू नेटिव्स टू दैट एरिया। मतलब बेसिकली इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें तो हेमाटोमास का होता है डी-अरेंजमेंट, या फिर मतलब जो इसमें टिश्यू रहता है उसका अरेंजमेंट सही से नहीं होता, डिसअरेंजमेंट होता है, या डिसऑर्डर कह सकते हो आप। हेमाटोमास का यही होता है इसमें, जैसे कि मतलब मान लो एक टिश्यू है, उसमें कॉलमनर सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्क्वेमस सेल्स हैं, इस हिसाब से ऑर्डर है। अब हेमाटोमा में क्या होगा, हेमाटोमा में सेल्स यही रहेंगे, बट इनका चीज़ क्या होगा कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन इनका सही से नहीं होगा, सेल सेम रहते हैं। और अगर तरीके से इस चीज़ को समझें तो मान लो जैसे कि कहीं पे एक टिश्यू है, वहाँ पे ए टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, एक जगह पे ए टाइप के सेल्स हैं, एक जगह पे बी टाइप के सेल्स हैं, एक जगह पे सी टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे है, एक जगह पे अलग टाइप के सेल्स हैं, ऐसे है। तो हेमाटोमा में आपको सेल्स वही मिलेंगे, उसमें भी ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से उनका अरेंजमेंट था कि जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, उसमें क्या होगा, बी यहाँ चला जाएंगे, ए यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी है उनका ऑर्डर अरेंजमेंट अलग हो जाता है, लेकिन सेल्स सेम रहते हैं, सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि भी कोई सेल है तो उसके अंदर कुछ और कोई फॉरेन मटेरियल घुस गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है, सेल सेम रहेगा, सेल हेल्दी रहेगा, कुछ नहीं होगा, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, हेमाटोमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूमर आता है यहाँ पे, दैट इज़ कोरिस्टोमा। दिस इज़ एप्टॉपिकल रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू का एप्टॉपिक रेस्ट, दैट इज़ कोरिस्टोमा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। टेरेटोमा इंपॉर्टेंट है। टेरेटोमास का क्या मतलब रहता है, ट्यूमर ऑफ अ टिश्यू विच हैज़ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मोर देन वन जर्म। जनरली क्या होता है, जो भी कोई ट्यूमर होता है वो यूजुअली वन जर्म लेयर से बनता है, या तो एक्टोडर्म या एंडोडर्म या मेसोडर्म, लेकिन जो टेरेटोमास होते हैं वो मोर देन वन जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है, दैट इज टेरेटोमा। सार्कोमा और कार्सिनोमा में क्या फ़र्क रहता है, अब देखो, सार्कोमा कार्सिनोमा दोनों ही मलिग्नेंट ट्यूमर्स है। अब देखो, एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात समझें तो ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन, एक होते हैं मलिग्नेंट। बेनाइन का क्या मतलब होता है, बेनाइन और मलिग्नेंट में अगर हम डिफरेंस करें, ये आगे चल के आएगा, पर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। बेनाइन और मलिग्नेंट में डिफरेंस अगर हम करें तो क्या डिफरेंस निकलेगा, सबसे मेन जो डिफरेंस रहता है ना, ये जो ट्यूमर होता है ये जिस जगह पे हो गया ये वहीं पे रहता है, ना तो ये उस जगह में बढ़ता है, ग्रो होता है, ना ही ये उस जगह से निकल के कहीं और जाता है, वहीं रहता है। लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर्स का क्या सीन रहता है, जब ये ट्यूमर यहाँ से निकल के किसी और ऑर्गन में चला जाए, या फिर ये जो ट्यूमर है ग्रो होने लग जाए, या फिर ये जो ट्यूमर है इन्वेड करने लग जाए नीचे के टिश्यू को, तो वो मलिग्नेंट बन जाता है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बतानी चाहिए कि बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं
जो ये ट्यूमर होता है, मान लो ये कोई ऑर्गन है, इसमें ये ट्यूमर है, तो ये बढ़ता है, ग्रो होगा ये, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था ग्रो नहीं होगा, नहीं ग्रो होगा, लेकिन ये इन्वेड नहीं करेगा। मतलब जो आसपास का टिश्यू है उस टिश्यू को ख़राब नहीं करेगा, ये अपना ग्रो होगा। और उस टिश्यू, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए ग्रो होने के लिए, तो उस टिश्यू को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करके ग्रो होगा। लेकिन मलिग्नेंट की अगर हम बात करें वहीं पे, तो ये जो ट्यूमर है मलिग्नेंट का, ये कंप्रेस नहीं करेगा, ये उसी टिश्यू के अंदर घुस जाएगा, उस टिश्यू के सेल्स को मारने लग जाएगा, अपने सेल्स बनाने लग जाएगा, ऐसे करेगा। तो ये मलिग्नेंट की स्पेशलिटी होती है। मलिग्नेंट के ट्यूमर्स इन्वेडिंग होते हैं, मलिग्नेंट के ट्यूमर्स मेटास्टाइज करते हैं, मलिग्नेंट के ट्यूमर्स परफोरेट कर जाते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है कि जो बेनाइन ट्यूमर्स रहते हैं उनके ऊपर कैप्सूल रहता है, एक कैप्सूल होता है, वो उसको नहीं हटाते, नहीं परफोरेट करते, उसी में रहते हैं। लेकिन मलिग्नेंट में कोई कैप्सूल नहीं होता। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए ट्यूमर्स के बारे में। उसके बाद क्या होता है, अब मलिग्नेंट ट्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं। जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसके अंदर ना 2 टाइप आ जाती हैं। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि जो ट्यूमर होता है एक ही जर्म सेल लेयर से बनता है, तो या तो वो एक्टोडर्म से बन रहा होगा, या वो एंडोडर्म से बन रहा होगा, या मेसोडर्म से बन रहा होगा। तो उसमें से जो ट्यूमर्स एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, उनको हम कहते हैं कार्सिनोमा। और जो ट्यूमर्स मीसेंकाइमल ओरिजिन के होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू वगैरह से, उनको हम कहेंगे सार्कोमा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिकली लोग कहते हैं कि जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें जो बनाइंस होते हैं उनको पहचानने का क्या तरीका रहता है कि उनके पीछे एक सफिक्स होता है ओमा, ठीक है। और जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनका क्या सीन रहता है कि उनके पीछे ओमा वगैरह नहीं होता, उनके पीछे डायरेक्ट सार्कोमा या कार्सिनोमा वर्ड आ जाता है, तो वो मलिग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। जर्नल टर्म मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आगे चल के पॉइंट नंबर 3, ऑल कार्सिनोमास, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली पल्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आपको बेसिक पॉइंट्स याद करने के लिए वो बताते हैं। कार्सिनोमास का क्या मतलब होता है, जो एपिथेलियल ओरिजिन ट्यूमर्स होते हैं ये मेटास्टाइज करते हैं। ऑब्वियसली मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मेटास्टाइज तो करेगा, तो ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स में घुस जाता है, लिम्फ नोड्स में जाके फिर फर्दर मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये बेसिकली लिम्फ नोड्स में मेटास्टाइज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सार्कोमा की, तो ये जो सार्कोमास रहते हैं ये जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के थ्रू मेटास्टाइज करता है। तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Next important thing is about this table, which has a lot of names, which has a lot of things that you have to learn, and which used to come in the paper. Most common malignant tumor in females, most common malignant tumor in females in India, ठीक है। Most common tumor in males, most common tumor is in males in India. तो अब आपको एक छोटा सा चार्ट मैं बना के दिखा रही हूँ जो आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं सारे के सारे, मलिग्नेंट्स के बारे में बात हो रही है। उसमें से अब हम बात करेंगे फीमेल्स में कौन सा ट्यूमर ज़्यादा रहता है और मेल्स में कौन सा ट्यूमर होता है, ठीक है। मेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर पाया जाता है वो होता है लंग्स का। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडियन कल्चर में देखें तो इंडियन में ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग गुटखा, पान, ये सब चीज़ें, खैनी, ये सब बहुत खाते हैं, तो इसलिए इंडियन में ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है वो है ब्रेस्ट का, ठीक है, इंडिया नॉन इंडिया दोनों में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर, फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन इन इंडिया ऑल्सो इट्स ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन मेल्स इज़ लंग एंड इन इंडिया इट इज़ ओरल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अब क्या पता होनी चाहिए, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर इंडिया में अलग होता है। इंडिया में फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर सबसे ज़्यादा रहता है, सर्विक्स।
सॉरी, सर्विक्स का कैंसर जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में रहता है। वहीं पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल लंग्स का कैंसर दिखता है, लेकिन इंडिया में सर्विक्स का कैंसर सबसे ज़्यादा दिखता है। तो एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर मैलिग्नेंट, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो होता है वो किस चीज़ का होगा? दैट इज़ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर मैलिग्नेंट मेल्स में पाया जाता है, मेल इंडिया और नॉन इंडिया दोनों में। उसके बाद यहाँ पे बात हुई है मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर की, मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर की। स्किन में मोस्ट कॉमन जो रहता है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है BCC, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोडेंट अल्सर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फर्स्ट BCC आता है, सेकंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है, और थर्ड आता है मैलिग्नेंट मेलिनोमा। तो अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि सब स्किन ट्यूमर्स हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन ट्यूमर्स जो हैं, इंडिया नॉन इंडिया ऐसा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि स्किन के ट्यूमर्स हैं, BCC फर्स्ट है, सेकंड SCC है, थर्ड मैलिग्नेंट मेलिनोमा है। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर्स के बारे में। ओरल कैंसर में सबसे ज़्यादा SCC मिलता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओरल कैंसर में सबसे ज़्यादा होता है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्किन में भी है और ओरल में भी है। अब बात हो रही है मोस्ट डेडलीस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन न्यूक्लियस, सबसे ज़्यादा ख़राब कौन सा होता है? मैलिग्नेंट मेलिनोमा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है सब कैंसर्स में से, ठीक है। मोस्ट कॉमन बनाइन बोन ट्यूमर, अब हम बात करेंगे बोन ट्यूमर्स की। बोन ट्यूमर्स बनाइन और मैलिग्नेंट, जो बनाइन सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। वहीं पे मैलिग्नेंट की बात करेंगे तो ऑस्टियोसार्कोमा इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन्स। तो एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो सार्कोमा वर्ड होता है, कार्सिनोमा वर्ड होता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं। उनके पीछे आपको सार्कोमा और कार्सिनोमा वर्ड दिखेगा, ठीक है। बनाइन में ऐसा नहीं होता, बनाइन में ओमाज वर्ड ज़्यादा दिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोन ट्यूमर में बनाइन में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है, तो यहाँ पे ओमा वर्ड आप देख सकते हो। उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा की कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात चली है कि मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर है लॉन्ग बोन्स का, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है इंडिया में, और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन एडोलेसेंस। तो यहाँ से आपको कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स पता चल सकते हैं कि ऑस्टियोसार्कोमा लॉन्ग बोन्स में हो सकता है, सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर रहता है इंडिया में, और एडोलेसेंट एज में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा की। फ़र्क है, मैलिग्नेंट माइलोमा और मल्टीपल माइलोमा में फ़र्क होता है। अगर मैलिग्नेंट माइलोमा है तो वो डेडलीस्ट है, लेकिन अगर वो मल्टीपल माइलोमा है तो वो डेडलीस्ट नहीं है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, अब हमने बोन ट्यूमर की बात करी, बोन ट्यूमर में हमने बात करी बनाइन मैलिग्नेंट, दो टाइप के होते हैं। मैलिग्नेंट में हमने बात करी कि ऑस्टियोसार्कोमा सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। अब मैलिग्नेंट में प्राइमरी ट्यूमर की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर जो है वो मल्टीपल माइलोमा है, दैट इज़ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बच्चों में सबसे ज़्यादा मिलता है दैट इज़ विंग सार्कोमा। विंग सार्कोमा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें अनियन स्किन अपीयरेंस दिखती है, ठीक है। उसके बाद बात हम कर रहे हैं लुकीमिया की। अब लुकीमियाज आ गए हैं, लुकीमियाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लुकीमियाज हमें सबसे पता होता है एक माइलॉइड सीरीज़ रहती है, एक ल्यूकॉइड सीरीज़ रहती है। माइलॉइड में हमारे पास एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, और ल्यूकॉइड में हमारे पास एक्यूट ल्यूकॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। लिम्फॉइड सीरीज़ और माइलॉइड सीरीज़ ये रहता है। तो अब यहाँ पे बात करना है कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन चिल्ड्रन, वो विंग हो गया, बच्चों में सबसे ज़्यादा मिलता है विंग। अब यहाँ पे बात चल रही है कि मोस्ट कॉमन लुकीमियाज इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा लुकीमिया रहता है? ये बच्चों में मिलता है ये,
ठीक है। बच्चों में ALL मिलता है। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन एल्डर्स इज दिस। तो दोनों लिम्फोइड ल्यूकीमियाज एक बच्चों में मिलता है, एक एल्डर्स में मिलता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। अब सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स का सीन होता है कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा रहता है। तो यहाँ पे बात चल रही है म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा की। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इन चिल्ड्रन है और मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इन बोन है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इन बोन का क्या मतलब है कि ये जो ट्यूमर है ये मेटास्टाइज कर जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में वो म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा होता है। बच्चों में ज़्यादा मिलता है ये और बोन्स में मेटास्टाइज कर जाता है। नेक्स्ट इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा विच इज़ द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर और मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड। सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स में अगर हम पैरोटिड की बात करें, एक स्पेसिफिक ग्लैंड की बात करें, तो उसमें पैरोटिड में सबसे ज़्यादा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा देखने को मिलता है। ये एक बनाइन ट्यूमर है। नेक्स्ट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, जो सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन तो म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा है, सेकेंड मोस्ट कॉमन इज वॉर्थिन्स ट्यूमर एंड मोस्ट कॉमन बनाइन सॉफ्ट टिश्यू न्यूप्लाज्म। ये अलग चीज़ आ गई। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास यही है कि मैलिग्नेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन म्यूकोएपिडर्मोइड रहता है, बनाइन में सबसे ज़्यादा कॉमन पैरोटिड के अंदर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा रहता है और वॉर्थिन ट्यूमर सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू की, सॉफ्ट टिश्यू मतलब मीज़ेनकाइमल ओरिजिन की, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन सॉफ्ट टिश्यू होता है ओरल कैविटी में होता है फाइब्रोमा। ओरल कैविटी में चांस रहता है कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसमें फाइब्रोमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बात की है कि फॉलिकुलर पैटर्न इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है। ट्यूमर में अब अमीलोब्लास्टोमा के बारे में बात चल पड़ी है। अमीलोब्लास्टोमा का क्या सीन रहता है? अमीलोब्लास्टोमा के काफ़ी सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें से जो फॉलिकुलर वाला टाइप रहता है ना, फॉलिक्यूल्स जिसके अंदर होता है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म रहती है अमीलोब्लास्टोमा की। ग्रैनुलर वाली जो फॉर्म होती है दैट इज़ मोस्ट एग्रेसिव। हमारे पास अमीलोब्लास्टोमा में काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसमें से 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ग्रैनुलर, क्योंकि ग्रैनुलर जो होती है वो एग्रेसिव रहती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेड करती है आसपास के टिश्यूज़ को, घुस जाती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में। वहीं पे फॉलिकुलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमनली अगर आप देखोगे तो फॉलिकुलर अमीलोब्लास्टोमा मिलेगा। फिर यहाँ पे बात चली है बोन ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम मेटाफाइसिस इज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। हड्डियों में जो ट्यूमर मिलता है, जो मेटाफाइसिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस से जो ट्यूमर हड्डियों में मिलता है दैट इज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। इट्स नॉट ऑस्टियोसार्कोमा, इट्स ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, देयर इज अ डिफरेंस। बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिफाइसिस, देखो ये हड्डी होती है, अब हड्डी के पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं, जो बीच का पार्ट कनेक्ट करता है वो मेटाफाइसिस, जो ये लंबा बोन वाला पार्ट होता है डायफाइसिस। तो अगर हम स्पेसिफिक एरिया ऑफ बोन की बात करें कि स्पेसिफिक एरिया में कौन सा ट्यूमर मिलेगा, तो बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम मेटाफाइसिस, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्यूमर जो मिलता है दैट इज़ ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, ठीक है। फिर एपिफाइसिस में जो मिलता है दैट इज़ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और ऑस्टियोक्लास्टोमा, समझ गए। एपिफाइसिस में हमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा मिलता है, ठीक है। नाउ देयर इज इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ रिलेटेड टू दिस एक्यूट दैट इज़ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है विच इज़ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये रिवर्स ट्रांसलोकेशन की वजह से दिखाई देता है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो आपस में ट्रांसलोकेट हो जाता है। सो दिस इज सीन इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो आपको ल्यूकीमियाज में क्या याद रखना है कि ल्यूकीमियाज में एक तो ALL
और एक CLL ALL बच्चों में होता है, CLL एल्डर्स में होता है। वहीं पे माइलॉइड में AML और CML में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन ऑल द ट्यूमर्स. The next video I'll be discussing about blood and lymph nodes, and this is the important video because यहाँ पे एनीमियाज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमनली पूछ जाता है. सो I'll meet you in the next video. और तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. एंड if you like it, please subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Bye bye.